हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको बीपीएससी में 10 क्वेश्चंस के अराउंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक इतना इजी होता है कि आप यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलती है आपका कट ऑफ क्लियर करने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 70th बीपीएससी में जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे हम दोनों पेपर डील करेंगे, जो री एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से रिलेटेड है। कैलेंडर बीपीएससी में बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उनका और हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मैं जल्दी से आपको कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। देखिए, कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में ईयर गिवन है वो मैच करना होता है, कि जो वो बता रहा है और जो वो पूछना चाह रहा है दोनों में ईयर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पहले इंश्योर करोगे कि आपका ईयर सेम है। ईयर सेम चेक करने के बाद सेकंड आपको चेक करना है कि जो ईयर गिवन है या जो पूछा गया है वो दोनों लीप ईयर है या दोनों नॉन लीप ईयर है या उनमें से कोई एक लीप ईयर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा लीप ईयर और उसके बाद आपको बेसिक रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बेसिक रूल देखिए, 2 बेसिक रूल हैं। ये दोनों रूल अगर आप जान जाओगे तो आपका कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। पहला बेसिक रूल ये है कि 7 दिन के बाद वो दिन वापस से रिपीट होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, सबको पता है कि एक हफ्ते के बाद अगर आज सैटरडे है तो एक हफ्ते के बाद फिर से सैटरडे आएगा। दूसरा बेसिक रूल है, ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस में लोग फॉर्मूले वगैरह से कराते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके में आपको समझा रहा हूँ कि अगर जो आपको ईयर दिया हुआ है वो नॉन लीप ईयर है और आप एक साल आगे जाओगे तो सेम डेट पे दिन आपका +1 हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आज 2025 में मंडे है और वो आपसे पूछता है कि सेम डेट 2026 में कौन सा दिन होगा, तो आप मंडे में +1 कर दोगे, वो दिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको +2 करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज 2025 की जगह 2024 होता और मंडे होता, फिर वो आपसे पूछता कि 2025 में सेम डेट पे कौन सा दिन है, तो आपको मंडे में 2 ऐड करना होगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 2 बेसिक रूल है। यहाँ पे अब मैं देखिए आपको लीप ईयर बता देता हूँ। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर हमारे होते हैं जैसे कि 1600, ठीक है, 1700, 1800, ठीक है, 1900। जो 100 के मल्टीपल्स होते हैं उनको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो सेंचुरी ईयर आपका 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो 1700 आपका 4 से डिविजिबल है, लेकिन इस बेसिस पे 1700 आपका लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए लीप ईयर चेक करने के लिए कॉमन सबको पता होता है कि 4 से डिवाइड करना है, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी में पूछा हुआ था। सबसे पहले देखिए हमारा स्टेप 1 है कि हमें ईयर चेक करना है। तो देखिए 1996 दोनों जगह सेम ईयर दिया हुआ है, तो हमें ईयर में कोई चेंज नहीं करना है, हमारे ईयर ऑलरेडी सेम है, ठीक है। दूसरा स्टेप था कि हमें लीप ईयर के लिए चेक करना है। तो क्या 1996 हमारा लीप ईयर है? अगर आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो ये आपका 96 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड अगर हो जाते हैं तो वो नंबर हमारा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 96 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 24 टाइम्स। तो यानी कि आपका 1996 एक लीप ईयर है। और 1996 अगर आपका एक लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी में आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। ये हमने स्टैब्लिश कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि फरवरी 1 को आपका वेडनेसडे है, ठीक है, यानी कि फेब 1 को
वेडनेसडे है। अब इसमें आप 7 जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 8 को भी वेडनेसडे होगा। उसके बाद 7 जोड़ दोगे आप तो 15 को भी वेडनेसडे होगा। उसके बाद 7 जोड़ दोगे तो यानी कि 22 को भी वेडनेसडे होगा। उसके बाद 7 जोड़ दोगे तो यानी 29 को भी वेडनेसडे होगा, ठीक है। फरवरी 29 का है क्योंकि 1996 हमारा लीप ईयर है। तो हम फरवरी 29 तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमें फरवरी 29 जब पता चल गया कि फरवरी 29 हमारा वेडनेसडे है, तो यहाँ से अब हम मैनुअली काउंट कर सकते हैं कि 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। तो ये वेडनेसडे है तो ये हो जाएगा आपका थर्सडे, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे और ये हो जाएगा आपका सैटरडे। तो यानी कि 3 मार्च को आपका सैटरडे है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सैटरडे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्लॉक्स के ऊपर, घड़ियों के ऊपर सवाल पूछता है और ज़्यादातर पूछता है कितने एंगल बनेंगे, क्या एंगल होगा, कितनी बार क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल पूछता है। तो मैं आपको बेसिक क्लॉक्स का बता देता हूँ। देखिए क्लॉक्स में ना आपको ये एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि एंगल बिटवीन द आवर हैंड एच से डिनोट करते हैं और मिनट हैंड। तो इसके लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप रट लो, 30h माइनस 11/2m। यहाँ पे h में आप r की वैल्यू रखोगे और m में मिनट्स की। तो इससे आपको थीटा एंगल जो इन दोनों सुई के बीच में होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो आपका ये हो गया, ये आपको फॉर्मूला याद करना है क्लॉक में। और दूसरा आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 24 घंटे में मिनट और आर का हैंड जो है, जो सुई है, वो 22 बार मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप एज अ फैक्ट याद रख लो, क्योंकि ये बीपीएससी में भी और दूसरे स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्टली पूछा गया है। तो ये आप एज इट इज़ याद रख लो, इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत डायरेक्ट है, पूछ रहे हैं कि कितनी बार एक दिन में आपके हैंड्स कोइंसाइड करेंगे, यानी कि आपका आर हैंड और मिनट हैंड मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि 22 टाइम्स मिलता है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्लॉक के ऊपर जो आया था। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर, ठीक है। यानी 2 और 3 बजे के बीच में कौन से टाइम पे आपके जो भी आर हैंड और जो मिनट हैंड होगी उसके बीच का एंगल 0 होगा, तभी वो साथ में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूला पता है, 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू थीटा होता है। थीटा यानी कि एंगल होता है, ठीक है। अब इस एंगल को रख दीजिए 0, 11/2m और 30 और h में यहाँ पे 2 रख दीजिए। ये क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 और 3 के बीच में बोल रहा है, तो 2 और 3 के बीच में बोल रहा है तो आपका h में हमेशा छोटी वैल्यू आती है, यानी h में आपकी 2 आएगी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने जैसी ही वैल्यू पुट करी तो देखिए ये आपका आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 11m/2, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 120/11 इज इक्वल टू m। अब देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये 10 मिनट समथिंग होगा, ठीक है। 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं सी और डी, इसमें से कौन सा आप चूज़ करोगे। तो देखो डिनोमिनेटर में ना 11 आ रहा है और 11 इससे डिवाइड पूरा नहीं होगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 है। तो आपको बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली आप इस बेसिस पे भी आंसर मार्क कर सकते हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका डी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको बस वही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। वो जो कहता जा रहा है आप वो करते जाओ, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है, हमेशा देखिए डायरेक्शन ऐसे माना करिए कि ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नॉर्थ साउथ काफ़ी लोगों को याद रहता है, वेस्ट और ईस्ट याद करने में इशू आता है। तो वेस्ट और ईस्ट कैसे याद करना है? तो देखिए ये इंडिया का जो है, मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसको पहले बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो आप इससे याद रखा करो कि वेस्ट वाला हमारा हमेशा जो है ये लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो आप जब बनाओगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन सेंस आप हमेशा याद रखो, तो आपके सारे क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है वो कि गौरव जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ में गया, यानी इधर की तरफ गया 20 मीटर, फिर उसने लेफ्ट लिया और 40 मीटर आगे गया। तो यहाँ पे 40 मीटर आगे गया, ठीक है, ये हमने लेफ्ट ले लिया। आप इमेजिन करिए आप इसी पाथ पे चल रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट का डाउट नहीं होगा। उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया और 20 मीटर्स चला, तो फिर से लेफ्ट लेके 20 मीटर्स, ठीक है, फिर उसने 20 मीटर लेफ्ट लेने के बाद फर्दर 20 मीटर और गया राइट लेके। तो अब आप अगर इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपका राइट इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्दर 20 मीटर और चलोगे। तो अब बोल रहे हैं कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है। तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, यहाँ से ऑलरेडी इतना चला है, ये 40 है, फिर यहाँ से इतना एक्स्ट्रा चला है, ये 20 है। तो 40 और 20 आपका 60 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन हमारा डायरेक्शन सेंस पे ही है। ये बोल रहे हैं कि राज जो है वो एक पॉइंट है एक्स, ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वाई है। तो राज एक्स से वाई के बीच में गया है 80 मीटर्स, ठीक है, मान लीजिए। उसके बाद वाई पे पहुंचने के बाद वो राइट मुड़ गया है, ठीक है। तो ये अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपका राइट इधर आएगा, आप राइट मुड़ के 50 मीटर चल गए, ठीक है, ये 50 मीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि फिर से राइट है और 70 मीटर चला है। तो देखिए 70 मीटर, ये आप याद रखिएगा कि 80 से कम छोटा एरो दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 80 चला है, तो उससे कम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो फाइनली फिर से 50 मीटर फिर से चला है, ठीक है, फिर से 50 मीटर चला है। और अब बोल रहे हैं कि वो कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर आप डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे कहीं है, ये पूरी लेंथ 80 की है, वो 70 तक आया है, तो ये बचा हुआ बीच में ये 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, 10 मीटर्स, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को टफ लगता है, बट मैं आपको एक इसकी सिंपल टेक्निक बताता हूँ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ट्राइंगल काउंट करने होते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या बेसिक तरीका है। तो सबसे पहले देखो आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम 10 ट्राइंगल तो है ही है और मैक्सिमम 18 ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक भी काउंट करना है तो आपको 10 से कम नहीं काउंट करना है, 18 से ज़्यादा काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा। अब देखिए ट्राइंगल काउंट करने में क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले छोटा फिगर से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे छोटा ट्राइंगल जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो देखिए ये आपका सबसे छोटा ट्राइंगल है, एक, ये आपका दूसरा छोटा ट्राइंगल हो गया, दो, ऐसे ही यहाँ पे ये तीन, फिर ये आपका चार, ये आपका पाँच, ये आपका छः। आपको छः छोटे ट्राइंगल मिल गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो 6 ट्राइंगल जो मिनिमा के थे, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो छोटे ट्राइंगल हैं
इसमें से दो छोटे ट्राइंगल मिला के एक बड़ा ट्राइंगल बनता है कि नहीं। तो देखिए ये दो छोटे मिलाओगे तो आपको एक ये बड़ा मिलेगा, फिर आप इधर के दो छोटे मिलाओगे तो आपको एक ये बड़ा मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको एक ये बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो दो छोटे मिला के आपको तीन एक्स्ट्रा बड़े ट्राइंगल मिल गए, ठीक। अब हमको देखना है कि जो आपने पेयरिंग ली है क्या वो पेयरिंग चेंज हो सकती है या उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल बढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या तीन छोटे ट्राइंगल लेके हम कोई बड़ा ट्राइंगल बना सकते हैं। तो पहले देखते हैं, देखिए ये कोई ट्राइंगल नहीं बनता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बेकार हो गया। फिर ये देखिए ये तीन ट्राइंगल मिला के एक ये बड़ा ट्राइंगल बन जा रहा है, ठीक है, एक बन गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा, तीन छोटे मिला के एक ये बन गया, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये दो बन गए। और तीसरा अगर आप देखने जाओगे कि तीसरा आपका कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जो आपका तीसरा बन जाएगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका एक ये ट्राइंगल भी बन गया है, ठीक है। तो अब आप देखो आपके कितने ट्राइंगल बड़े बन गए, एक, ये दो, फिर एक ये तीन। तो तीन आपके ऐसे ट्राइंगल हैं जो तीन छोटे को मिला के बने हैं। क्या आप इससे ज़्यादा बन सकते हैं? अब आप चार छोटे मिला के देखिए, एक दो तीन चार, ये एक ट्राइंगल ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 ट्राइंगल्स हो गए हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का। इसमें आपको कोई भी फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हैं जो आपको कोचिंग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बीपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे वो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसे ही छोटे छोटे ट्राइंगल से काउंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले सबसे छोटे ट्राइंगल को काउंट करो, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ट्राइंगल पकड़ो जो दो ट्राइंगल को जोड़ के बने, जो तीन को बने, जो चार को बने। तो ऐसे करके आपको हर क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। मैं आपको कुछ एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूँ। देखो, अगर ऐसा फिगर बना हुआ है तो इस फिगर में हमेशा याद रखना तीन ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप एज इट इज़ याद रखो। यहाँ पे तीन ट्राइंगल बनेंगे, कहीं पे भी ऐसा दिया होगा तो यहाँ पे देखो एक ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप अगर ध्यान से तो ये भी दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आप अगर आपको ये याद है तो आप ये देख के बता सकते हो कि यहाँ पे 9 ट्राइंगल तो ऐसे ही बन रहे हैं इंडिपेंडेंटली, फिर इनको आपस में जोड़ के तीन और बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद होता है और अगर आपको ऐसा फिगर देखने को मिल गया क्वेश्चन में तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, बट रिजल्ट के साथ साथ आपको बेसिक अप्रोच भी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्राइंगल के ऊपर आ गया है, काउंटिंग। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे करेंगे। तो देखो ये एक फिगर है जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे तीन बन गए आपके, ठीक है। फिर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। ये एक दूसरा फिगर है, यहाँ पे भी तीन बन गए, ठीक। तो इस फिगर में आपको 6 ट्राइंगल तो अभी दिख गए, ठीक है। तो 6 हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं फिर से कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटू सा ट्राइंगल हमारा यहाँ पे रह गया है, ठीक है। तो 7 ट्राइंगल हो गए, यानी इस फिगर में आपके पास 7 ट्राइंगल ऑलरेडी आपने देख लिए हैं। अब चलिए आगे के देखते हैं। 7 से, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ऑप्शन 8 है तो हमारे को अभी और ट्राइंगल ढूंढने पड़ेंगे, ये आप
ऑप्शन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने 7 ट्रायंगल ढूंढ लिए हैं। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से ट्रायंगल हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो आप देखो, ये ट्रायंगल हमारा बचा हुआ था ना, ये एक्स्ट्रा था। अब इस ट्रायंगल को जोड़ के क्या हमारे पास और कोई बड़ा ट्रायंगल बन रहा है? तो देखिए बिल्कुल बन रहा है। एक ट्रायंगल आपके पास बन रहा है ये वाला, ये और ये। ठीक है, एक ये बड़ा ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है। फिर उसके बाद दूसरा ट्रायंगल दिखा देता हूँ आपको। जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास वो है ये और ये। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल आपके पास बन गए। फिर और कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो और हमारे पास देखिए हमने 7 ढूंढ लिए, साथ में 2 और ढूंढ लिए, 9 हो गए। क्या अभी कोई और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की? यानी कि 8 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल को बनाने की। तो देखिए अब आप अगर ध्यान से देख पाओगे तो आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक, उसके बाद इसमें यहाँ पे हमने देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, बट ये तीनों ट्रायंगल अभी तक नहीं लिए गए थे। उसके बाद फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको फिर से एक ट्रायंगल आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 देख लिए हैं, और तो हम 11 ट्रायंगल पे पहुँच चुके हैं। तो यानी कि हमारा 10 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको 11 ट्रायंगल तो ऑलरेडी मिल गए। अब और देखते हैं। एक ट्रायंगल देखिए, ये अपने आप में ही फिगर एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें एक आप और आपको मिल गया 12 ट्रायंगल। तो यानी कि 12 हैं, और 12 से ज़्यादा इसमें बनेंगे नहीं। हमने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काउंट कर लिया है, तो यहाँ पे 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ किया था, और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बेसिक से किया था। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी बेसिक से कर सकते हैं बना के, तो आपको यहाँ पे 12 ट्रायंगल्स दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन वेन डायग्राम के होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको जो दिया है आपको वो पढ़ना है, समझना है, और जैसा वो कहता जा रहा है क्वेश्चन में आपको वैसे ही करना है। तो देखिए वो कह रहा है कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं मैन को, तो आपका ट्रायंगल ये है। ठीक है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैन को। ठीक है, उसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर वो बोल रहे हैं अगला कि रेक्टेंगल जो है वो आपके बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ये आपके बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहे हैं आगे कि आपका जो सर्कल है, सर्कल आपका मिलियनेयर्स को बताता है। यानी कि ये जो सर्कल है आपका, ये सर्कल आपका मिलियनेयर बता रहा है। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे मैन बताने हैं जो कि बिजनेसमैन भी हैं और जो मिलियनेयर भी हैं। यानी कि मैन भी हो प्लस बिजनेसमैन भी हो प्लस मिलियनेयर भी हो। ठीक है, तो मैन वाला आपका क्या था, पिंक से। तो यानी कि ये जितने फिगर लिखे हुए हैं पिंक के अंदर ये सारे मैन हो गए, लेकिन मैन के साथ साथ बिजनेसमैन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 10 और 12 दो ऐसे फिगर हैं जो कि ट्रायंगल के अंदर भी हैं और जो रेक्टेंगल के अंदर भी हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन के साथ साथ मिलियनेयर भी होना चाहिए, और मिलियनेयर हमारा सर्कल है। तो सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इन तीनों के अंदर एक ही कॉमन डिजिट है, वो डिजिट है आपकी 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक, तो आप इस तरीके से अगर एग्जाम में देखोगे आराम से तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको 1 मिनट लगेगा और आपका ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बीपीएससी में इसलिए पूछा जाता है कि आप
कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो आपका आंसर ना आए और आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप जो कहा गया है उसको एज इट इज़ बहुत केयरफुली ऑप्शंस जो बताए गए हैं वो आप काम कर दोगे तो आपका यहाँ पे 100% आंसर आ जाता है। ये बोलते हैं कि जो डिवाइड है उसको प्लस मान लो, माइनस को डिवाइड मान लो, मल्टीप्लाई को माइनस मान लो और प्लस को मल्टीप्लाई मान लो। अगर ऐसा करोगे तो जो गिवन इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको करना है ना, आपको नंबर्स को कॉपी कर लेना है। तो देखिए मैं नंबर्स कॉपी कर ले रहा हूँ। 8 4 अपॉन में 4 8 2 16 1। ठीक है, नंबर्स कॉपी कर लिए। अब नंबर कॉपी जब आपके हो जाए, अब आप इसमें साइन लिखिए बीच में। तो मल्टीप्लाई को इन्होंने हमारा बना दिया है माइनस। ठीक है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस को इन्होंने बना दिया है डिवाइड। ठीक है, हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। फिर इन्होंने अगेन मल्टीप्लाई को बना दिया है माइनस। तो हमने फिर से यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में बोल रहे हैं प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का आपका मतलब होता है माइनस, प्लस का मतलब फिर होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का आपका मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इनके हिसाब से इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है। हमेशा देखिए ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन हमेशा आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सीधे जब सॉल्व करने जाओगे तो आप न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो 36 में माइनस करोगे 4 आएगा 32, 32 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, ये न्यूमरेटर में आ गया। बॉडमास ये रूल होता है। ठीक है, तो बॉडमास रूल के हिसाब से हमेशा हमारा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद डिवीजन सॉल्व होता है। तो हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। आपका न्यूमरेटर की वैल्यू 0 आ रही है, यानी न्यूमरेटर 0 तो यानी कि आंसर 0। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे बस वैल्यू पुट करने में, जो भी इन्होंने प्लस माइनस को चेंज किया है बस वो करने में टाइम लगेगा, बाकी ये मक्खन की तरह सॉल्व होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले जो बेसिक काम आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आपको जो भी वर्ड दिया है और उसका जो कोड दिया है उसको आपको लिख लेना है एक के नीचे एक। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप कंप्यूटर के नीचे देखिए ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी। ठीक है, अब आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सी के नीचे आर लिखिए, ओ के नीचे एफ, एम के नीचे यू, वी, क्यू, पी, सी। ठीक है, अब जब आपने ऐसे लिख लिया है तो अब आप ट्राई करो देखने का कि यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं ABCD भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ABCD हमेशा एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आपने ए से लेके एम तक लिखी, फिर रिवर्स में लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो आपको हमेशा ये रिवर्स में लिखना होगा, इसी ऑर्डर में लिखना होगा क्योंकि ये मिरर इमेजेस के हिसाब से अरेंज्ड है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, मैं फिर से पेन का कलर बदल लेता हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सी
और आर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सी का ऑपोजिट एक्स है, सी और आर में कोई रिलेशन नहीं है। ओ और एफ में, ओ और एफ में भी कोई रिलेशन नहीं है। देखिए ओ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एम और यू में भी आपको कोई रिलेशन नहीं मिल रही, यू यहाँ है, एम यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं मिल रही, राइट। तो यानी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड ऊपर नीचे वाले नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यानी इन्होंने ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख दिया, ठीक है। उस रिलेशन को अगर हम अज्यूम करें तो हम देखते हैं कि क्या ओ और पी में कोई रिलेशन है क्या। तो आप देखोगे कि ओ में +1 करोगे तो पी आ जाएगा। अच्छा, एम और एन में कोई रिलेशन है क्या, एम और एन में +1 करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगी, ठीक। फिर पी और क्यू में कोई रिलेशन है क्या, तो पी में +1 करोगे तो क्यू आ जाएगा। हमारा मतलब यहाँ पे रिलेशन सही काम कर रहा है। यू में +1 करोगे तो वी आ जाएगा, टी में +1 करोगे तो यू आ जाएगा, ई में +1 करोगे तो एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारी जो है यहाँ पे, ये रिलेशन हमारी यहाँ पे प्रूफ हो रही है, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अब इस सेम लॉजिक के बेसिस पे, जो लॉजिक हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया है, ट्राई करते हैं कि मेडिसिन का कोड लिखने का। तो देखिए इन्होंने लिखा है मेडिसिन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी को इरेज करके, ये लिखा है मेडिसिन, ठीक है। अब इन्होंने पहले लेटर को लास्ट में लिखा था, यानी कि फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पहले को लास्ट में लिखा है, यानी कि एम को लास्ट में लिख देते हैं, ई को पहले पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ई में +1 करोगे तो उसको यहाँ पे लिखना है, ई में +1 करोगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आपका आंसर सिर्फ इन 3 लेटर से आ जाएगा, ठीक है। सी आपका आंसर है, क्योंकि स्टार्टिंग में ई और लास्ट में एफ एम सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस इतना सॉल्व करो, आंसर टिक करो, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, ये इसी तरीके से होते हैं। आपको ऑब्जर्व करना होता है। आपको अगर मान लीजिए ऑब्जर्व करने में इशू आ रहा है तो आप क्या करो कि आप ऐसे ABCD लिखने की आदत बना लो, और इस तरीके से ABCD लिखने के बाद आप खुद से कंपेयर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कॉमन चीज़ें आपको होती हैं, वो बता देता हूँ मैं। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना सबसे पहले एक हमारे पास टर्म होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा दो टर्म के बीच में कितना गैप है उसको डिनोट करता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अगर इस सीरीज में आप जाओगे तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 10, माइनस करोगे फर्स्ट टर्म है 14, यानी कि -4 आपका कॉमन डिफरेंस है। यानी कि आप देखोगे तो जो टर्म है वो अगले वाले जो है वो टर्म उससे 4 छोटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखो -4 -4 -4, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है जहाँ से आप nth टर्म निकाल सकते हो, nth टर्म, ठीक है। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 CD, ठीक है। CD आपका कॉमन डिफरेंस है, a आपका हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे आपका सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 14 है, ठीक है, 14 है। n होता है जो आपको टर्म निकालना है, तो हमको 14th टर्म निकालना है, तो यहाँ पे 14 लग दीजिए, 14 -1 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था -4 का है, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 14 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है। आप इसको आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका
यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 1 और ये हो जाएगा आपका -52 और प्लस का 14, तो ये आपका आ जाएगा 38, -38। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन लंबा होता है। यहाँ पे अगर आप ये माइनस का ध्यान नहीं दोगे ना, ये जो माइनस है अगर आप इसका ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सब देख लोगे तो आपका मैथ्स में फुल मार्क्स आएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको, इनको कहते हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कि आपका कौन सी पोजीशन पे आता है, रैंकिंग भी बोल रहे हो आप, जैसा बोलना चाहो बोल लो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जो आपको बोलता है आप बस वो अज्यूम करते चले जाओ। ये बोल रहा है कि एक रो है, उस रो में आपके पास 15 चेयर हैं। ठीक है, 15 चेयर हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आ रही है, आपको मैथ्स में डर लग रहा है, तो आप 15 चेयर बना लो बेसिकली। ठीक है, एकदम मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप अगर छोटा टर्म है, जैसे 15 बना रहे हो, ऐसे कभी मान लो 50 दे देगा तो 50 चेयर नहीं बनाएंगे आप, तब अलग तरीका है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि 15 चेयर है, तो भाई आप 15 चेयर ड्रॉ ही कर लीजिए। ठीक है, कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और एक मान लो आप यहाँ पे 15। ठीक, 15 हो गई। अब ये बोल रहा है कि P जो है वो मिडिल में है, P मिडिल में है आपका, यानी कि 15 का मिडिल क्या हो जाएगा, 15 का मिडिल आपका हो जाएगा कि दोनों तरफ आपके 7 7 चेयर हैं, आप बीच में हो, यानी कि आप 8वीं चेयर पे हो, तो आप यहाँ पे हो, P यहाँ पे है। ठीक है, मैं डार्क पेन ले लेता हूँ थोड़ा, तो P आपका, P यहाँ पे है। ठीक है, और Q जो है वो 12th पोजीशन पे है काउंटिंग फ्रॉम द राइट। तो यहाँ से अगर आप 12वीं पोजीशन काउंट करोगे, ठीक है, ये आपका राइट है ना, तो राइट से 12वीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आपका Q है। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी चेयर बची हैं, तो भाई इनके बीच में आपको दिख रहा है 3 चेयर्स हैं, 3 चेयर्स। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, जो कि 3 ऑप्शन है। ठीक, तो एक तो ये बेसिक तरीका है, अगर छोटा अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको, 10 12 का 15 का दिया हुआ है, तो इतना तो आप बना के अज्यूम यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो। अब देखिए इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरे तरीके में क्या होता है कि देखिए आपको फॉर्मूला डालना होगा, सीधे आपको कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, वो ये वहाँ पे करना है कि ये आपको बोल रहा है कि P आपका मिडिल पे है, मिडिल पे यानी कि P की पोजीशन 8th है फ्रॉम बोथ द एंड्स, यानी कि चाहे लेफ्ट से देखो तो भी 8th है, चाहे राइट से देखो तो भी आपका P 8th है। और Q जो है, Q आपका 12th है राइट से। ठीक है, तो आप दोनों का राइट राइट अज्यूम करो, तो Q आपका 12th हो गया, P आपका 8th हो गया। तो जब आप 12 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4, लेकिन इसमें से आपको फर्दर 1 माइनस और करना पड़ेगा, तब आपको आएगा कि इन दोनों के बीच में कितनी चेयर हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1 माइनस करना रह जाओगे, तो आप सीधे 4 मार्क करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दो यहाँ पे। लेकिन अगर छोटा यहाँ पे फिगर दे रखा है कि आपको 10 12 15 तक अगर उसने चेयर दी हैं, तो आप उसको विजुअली ड्रॉ करके देख लीजिए, उस सिचुएशन में आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको एक ही बार में डायग्राम बना के अच्छे से सॉल्व कर लेना है। मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई आदमी, अगर आदमी है तो आप स्क्वायर बनाओगे, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के लिए सर्कल बनाओगे, अगर ये लोग भाई बहन है तो सिंगल लाइन दिखाओ, अगर ये लोग मैरिड हैं तो डबल लाइन दिखाओ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। अब इस बेसिस को लेते हुए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी बी का ब्रदर है, तो यानी कि सी भाई है तो सी मेल है, तो सी मेल है तो मेल के लिए हम बनाएंगे स्क्वायर। बी मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, पहली लाइन से हमें
सी और बी के बीच की रिलेशन मिल गई और हमें ये पता चल गया कि सी एक मेल है। अब दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन में बोल रहा है कि बी इज द सन ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए का बेटा है। ठीक है, तो यानी कि बेटा है तो ये भी आपका मेल हो गया, बी भी मेल है और ये आपका ए का बेटा है। तो जनरेशन यानी कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप ऊपर नीचे एरो मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ए को लिख दो। ठीक है, ये मैं आपका एक बार फिगर फिर से बना देता हूँ और अच्छे से, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए को बना दिया, ये ए हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि D इज द फादर ऑफ C एंड A। C, ठीक है, D इज द फादर ऑफ C एंड A इज फीमेल। A फीमेल है तो A के लिए सर्कल हो गया, और D फादर है C का, तो यानी कि D हस्बैंड हो जाएगा आपका A का, क्योंकि D हस्बैंड है, मेल है, तो उसके लिए फिर से हमने बना दिया स्क्वायर। तो अब पूछ रहे हैं कि A क्या है, तो A आपकी वाइफ ऑफ D है। ठीक है, ये आप फिगर से आसानी से बता सकते हो कि ए आपकी वाइफ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से अगर ब्लड रिलेशन में डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। वो जैसा जैसा क्वेश्चन में बता रहा है आप वैसा वैसा करते जाओ, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन इनमें अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। यहाँ पे बेसिक देखिए बीपीएससी लेवल पे वो बेसिक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और स्क्वायर या क्यूब, ठीक है, तो इतनी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आती हो या आप कर लेते हो। इससे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वो कुछ नहीं करते। आपको इन्हीं 6 चीज़ों में खेलना है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक नंबर बीच में दिया हुआ है, सब में एक नंबर बीच में दिया हुआ है, और 4 नंबर 4 कोनों पे दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, और क्वेश्चन मार्क अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कोने का ही नंबर है। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले हमें जो पहला फिगर है, पहला फिगर देख के कोई रिलेशन समझनी हमको यहाँ पे समझनी है। उस रिलेशन को हमें सेकंड फिगर पे टेस्ट करना है कि जो हमने रिलेशन फर्स्ट फिगर से निकाली है क्या वो सेकंड में अप्लाई हो रही है। अगर वो सेकंड में अप्लाई हो जाएगी तो वो आपकी रिलेशन सही होगी, और फिर वो आपकी थर्ड में भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए पहला फिगर देख के हम ट्राई करते हैं रिलेशन निकालने का। देखिए यहाँ से ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे ऐड करते हैं तो ये होता है आपका 25, हम ऐसे ऐड करते हैं ये हो जाता है आपका 37। ठीक है, यहाँ से ऐड करके देखते हैं ये हो जाता है 23, यहाँ से ऐड करके देखते हैं ये हो जाता है आपका 17। कोई रिलेशन नहीं दिख रही है हमको यहाँ पे, तो ये लॉजिक हटा दीजिए, ये लॉजिक काम करनी है, ये आपको एग्जाम में मेंटली करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाता है 31, हम इन दोनों को ऐड करते हैं ये भी हो जाता है 31। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके सेम नंबर आ रहा है, ये एक हमने रिलेशन यहाँ से निकाली है। आइए इसको सेकंड पे चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड किया 20 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो भी 20 आ गया, यानी कि जो हमने रिलेशन फर्स्ट से फाइंड करी थी वो रिलेशन हमारी सेकंड में फिट हो गई, तो ये रिलेशन हमारी थर्ड में भी फिट होगी। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 36। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क और 14 को ऐड करोगे तो भी यहाँ पे आपका 36 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर आप क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इज इक्वल टू 36 करोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है ये आपको मिल जाएगी 22। ठीक है, 22 हमारे पास ऑप्शन में भी है, बहुत सही। तो यहाँ से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये आएगी कि जो बीच का नंबर है, ये बीच का नंबर तो हमने यूज़ ही नहीं किया। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको सारे नंबर यूज़ करने में आपके काम ना आए, और अगर आप देखोगे तो बीच का जो भी नंबर लिखा है ना, ये एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका बीच वाला नंबर कहीं काम ना है, क्योंकि बीच वाला उन्होंने पूछा नहीं था। अब चलिए, अगर आपको क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता दूं कि बीच का नंबर जो है ये आया कैसे है। तो बीच का नंबर देखिए ऐसे आया है कि इसमें से इसको माइनस करोगे आप 5 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे आप 5 आएगा, सेम आ रहा है। 5 + 1 कर दो, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इसको माइनस करोगे 3 आएगा, इसको इसको माइनस करोगे 3 आएगा। ये 3 + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको इसको माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो वैसे ही इसको और इसको माइनस करोगे तो भी 7 आना चाहिए, यानी कि 15 - x = 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये mod x मान लीजिए, क्योंकि ये हमको पता नहीं है ना कि x छोटा है कि बड़ा है। दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आप 15 में से अगर 8 यहाँ पे होगा तो माइनस करोगे तो भी 7 आएगा, और यहाँ पे अगर 22 होगा माइनस करोगे तो भी 7 आएगा। तो इसको mod x ले लोगे तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 22 या फिर 8। तो 22 ऑप्शन में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बस मैंने आपको बताया है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए कि बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो। अदरवाइज आप सिर्फ इन दोनों नंबर को ऐड करके इसी लॉजिक से, बेसिक लॉजिक से आप सीधे डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते थे। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये वीडियो पूरा करा। आई होप यू लाइक दिस अप्रोच। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन टैकल करने में। और अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, किसी को हेल्प करने से आपका बेटर ही होता है एग्ज़ाम में। तो आप ट्राई करो कि आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपको कमेंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। थैंक यू फ्रेंड्स।